नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट बनने की जो रेस है वो अभी से होड़ जो है उसकी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन्स में वैसे तो बहुत मुश्किल है, देखो मतलब ट्रूली स्पीकिंग 2028 में इलेक्शंस हैं और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स की सरकार दोबारा आएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। इस समय के इस टाइम को देखते हुए, ट्रंप की पॉपुलैरिटी में लगातार गिरावट देखते हुए और जितना खराब ट्रंप ने कर दिया है स्थिति, जितना फॉरेन पॉलिसी खराब कर दी है यूएस की, उसको देखते हुए इन जो अंदर यूएस के लोग हैं उनका जो ट्रंप के प्रति हेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके वो देखते हुए शायद मुश्किल ही है वैसे तो रिपब्लिकन्स की सरकार आनी, लेकिन फिर भी रिपब्लिकन्स में एक होड़ है और उस होड़ में हमेशा मार्को रूबियो आगे रहा करते थे। ट्रंप के बहुत फेवरेट चाइल्ड की तरह मार्को रूबियो को देखा जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ट्रंप के बाद तो ही विल बी मार्को रूबियो। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मार्को रूबियो को कहीं ना कहीं जेडी वांस ने उसमें पीछे कर दिया है और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक बहुत ही सधा हुआ जो उनका कैंपेन है वो पूरी तरीके से उनको हेल्प कर रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है उसको लॉन्च कर दिया है। 12 जुलाई को ये टेस्ट 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे 2 अलग स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाएगा और इस टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 40 करोड़ तक के इनाम जो है उसमें जीत सकते हैं। पहला जो रैंक आएगा उसको टैबलेट मिलेगा और जो रैंक 2 से 81 तक आएंगे उनको 1000 रुपये अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। ये टेस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, हज़ारों बच्चे इस टेस्ट को देते हैं। अनअकैडमी पूरे साल में कई बार इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है और ये पहला उसका वर्जन है। इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट करिए और आपके जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि 81 अगर हम देखें तो टोटल 81 बच्चों को इसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिल ही रहे हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक जो है डोनाल्ड ट्रंप और अगला यूएस प्रेसिडेंट का होड़। तो डेमोक्रेट्स को तो अभी थोड़ा देर हम साइड निकालते हैं, यहाँ रिपब्लिकन्स में अपने में ही काफ़ी झगड़ा है और यहाँ पर देखिए 2 रिपब्लिकन्स का नाम हमेशा आता है। डोनाल्ड ट्रंप के जो 2 बिल्कुल दाएं और बाएं हाथ कहे जाते हैं, दैट इज जेडी वांस एंड मार्को रूबियो। मार्को रूबियो और जेडी वांस में से कोई एक बनेगा, ये तो एकदम तय था। लेकिन अब कहा जाता है कि अगर लीडिंग कॉन्टेंडर को देखें एज ऑफ नाउ, एज ऑफ जुलाई, आज जैसे हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2028 प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर मार्को रूबियो को कहीं ना कहीं जेडी वांस पीछे होते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब मार्को रूबियो यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक बहुत ज़बरदस्त स्टांस था और डोनाल्ड ट्रंप भी मार्को रूबियो को बड़ा सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जिस तरीके से जेडी वांस ने अपनी पोजीशन को पिछले कुछ समय में स्ट्रेंथन किया और खास तौर से ईरान वॉर और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना अपीयरेंस में चेंज लाया है, पहले अगर आप देखो तो जेडी वांस जो है वो ट्रंप को थोड़ा सा ट्रंप स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते थे। जैसे ट्रंप इज अ बुली, कंप्लीट बुली, तो जेडी वांस भी कोशिश करते थे वैसा अग्रेसिव कंप्लीट बुली टाइप होने का। आपने जेलेंस्की वाले केस में देखा भी होगा कि इन्होंने ट्रंप को बहुत ज़्यादा हद तक बॉडी लैंग्वेज कॉपी करी थी। लेकिन जब उनको समझ आया कि नहीं यार ये ठीक नहीं है और इससे शायद निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ट्रंप की रेटिंग्स गिरे, ट्रंप को प्रेसिडेंट नहीं बनना पर मुझे बनना है और इसलिए शायद मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और वो पर्सनैलिटी में आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे। ये मतलब ये अमूमन आपको ऐसा पब्लिक फिगर्स के साथ में दिखता होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक रणवीर सिंह जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, रणवीर सिंह जो है बड़े अतरंगी से कपड़े पहनना और बहुत अजीब से मतलब उनके कॉस्ट्यूम्स रहते थे, स्टाइल कहें जो भी कहें। लेकिन जैसे ही उनको आप देखिए कि जैसे ही वो बिग लीग में अपने आप को काउंट करना शुरू किया उन्होंने और कुछ धुरंधर जैसी पिक्चरें दी और ये सब किया, एकदम से उनका स्टाइल चेंज है। अब आपको बड़े सादे क्लोथ्स में ब्लैक और वाइट और इन टाइप के जो कलर्स हैं, जो काफ़ी नॉर्मल डिसेंट कलर्स बोल दिया जाता है, उसमें दिखना वो आपको शुरू हो गए, बहुत अतरंगी स्टाइल में नहीं। तो क्या है, वो अपना पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक फिगर वो अपना चेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये सबके साथ होता है। ये जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं उनमें बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। आप अगर आपको ये देखना है तो आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के पहले और भी पहले, मतलब 2005 आज के अराउंड, 2006 के अराउंड का उनका जो पॉडकास्ट, मतलब उनकी जो मीडिया से बातचीत है या जो उनकी कहीं पर भी अपीयरेंस है उसको देखिएगा और आज का अपीयरेंस उनका देखिएगा तो बहुत आपको, या 2014 में जब वो प्रधानमंत्री का घोषित हो गए थे कि प्रधानमंत्री यही होंगे, तो उनका जो कैंपेन के टाइम पर जो अपीयरेंस है उसमें आपको बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। ये काम पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसके बड़े मायने रखते हैं। जैसे आप यूएस के अंदर देखोगे
देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी पॉलिटिशियंस विल बी क्लीन शेवन, वो क्लीन शेवन दिखाई देंगे, दे वांट टू गिव अ वेरी डिसेंट एंड गुड लुक, ताकि लोग जो है उनसे कनेक्ट कर पाएँ, वो सब बहुत ज़्यादा उधर होता है। आप देखिए कि वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड, वेल सूटेड, और वो दे विल शो दैट दे आर वेरी जेंटलमैन, एंड वो एक पूरी इमेज क्रिएशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यूएस जैसी पॉलिटिक्स में तो इसका बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब इसका ज़रूरी भी होती है। जैसे हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में आम आदमी बनने का बड़ा शौक होता है ना, कि मतलब नेता को दिखाना है कि भाई लोग जो हैं वो उनसे कनेक्ट करने के लिए कि भाई हम आपकी तरह हैं, तो वो आपकी तरह ड्रेसिंग और आपकी तरह बहुत सादा चप्पल में घूमना और ये सब करने लगेंगे। तो वो क्या होता है कि पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए और अपने सेंटिमेंट चेंज करने के लिए अपने प्रति वो सब की जाती है। ये चीज़ जेडी वांस ने शानदार तरीके से यूएस पॉलिटिक्स के अंदर की है, और यूएस पॉलिटिक्स में ऐसा मतलब पहली बार देखा जा रहा है। असल में वांस की पर्सनैलिटी ये है नहीं, और वांस ने इस चीज़ को करके जो दिखाया है उसने कहीं ना कहीं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना दिया है। पहला रीज़न तो यही है। अब देखिए क्या है कि मार्च 2025 में जो देखा गया था, मार्च 2025 तक ट्रंप जो है पहले दोनों को कंसिडर करते थे। ट्रंप ने कई बार अपने एडवाइज़र से, अपने एलाइज से, अपने जो जानने वाले लोग हैं उनसे पूछा कि वांस और रूबियो में से कौन ठीक रहेगा। वो हमेशा ऐसा पूछा करते थे, और यहाँ तक कि तो रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि ज़्यादातर वो वांस को मतलब उतना साइड में रखते थे, बहुत ज़्यादा वांस को सेंटर में रखते नहीं थे, रूबियो ही उनके बहुत फेवरेट हुआ करते थे। लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से वांस ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ बनाई है, उसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने उनका लोहा मान लिया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण तो मैंने बताया कि पब्लिक एक तो अपीयरेंस अपना चेंज किया, एक तो अपना जो स्टांस है वो चेंज किया, और दूसरी चीज़ ईरान वॉर ने उनके सोने पे सुहागा कर दिया, उनको बहुत हेल्प किया। और इसलिए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जेडी वांस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए, और ईरान वॉर इसका सबसे बड़ा कारण रहा जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए। अब जो जानने वाले वो कहते हैं कि पहले तो वो जेडी वांस और मार्को रूबियो के बीच में पूछा भी करते थे, लेकिन आज की डेट में वो कुछ भी नहीं पूछते, वो सिर्फ और सिर्फ जेडी वांस की बात करते हैं। और उन्होंने मतलब बहुत सीनियर एडवाइज़र हैं ट्रंप के, उन्होंने तो ये भी कह दिया था, इस रिपोर्ट में लिखा भी हुआ है कि मतलब उन्होंने कहा कि जेडी वांस हैज़ अर्नड इट, एंड ट्रंप को ये दिख रहा है और सारे रिपब्लिकन्स को भी ये दिख रहा है। तो अगर ट्रंप वांस को आगे नहीं बढ़ाएंगे और वो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार नहीं होंगे तो रिपब्लिकन्स तो फाइट में भी नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने अर्न किया और उन्होंने यही किया। अब मार्को रूबियो को अचानक से क्या हो गया? अगर आप मार्को रूबियो को पिछले साल देखेंगे, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, ही वॉज द मोस्ट फेमस पर्सन। उनके ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, हर जगह वो दिख रहे हैं, मीडिया अपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा है, बयान बहुत सारे आ रहे हैं उनके, हर चीज़ के ऊपर उनका अपना ओपिनियन होता था, बहुत इंगेजमेंट था उनका। मार्को रूबियो इस समय अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखेंगे, 3-4 महीनों से मार्को रूबियो बिल्कुल एकदम सीन से जैसे गायब हो गए हों। कहाँ गए मार्को रूबियो? क्या हुआ मार्को रूबियो के साथ? अब इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्को रूबियो एक्चुअल में शायद प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहते थे, शायद उसको ये कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत बैक सीट भी ले ली। और कहते हैं कि इसमें उनकी कुछ मिसकैलकुलेशंस भी थी, उन्होंने इसको मिसकैलकुलेट किया और वहीं पर जेडी वांस ने सारी बाजी मार ली। वो सबसे बड़ा रीज़न है द ईरान डिप्लोमेसी। अब जेडी वांस ने क्या किया? जेडी वांस ने यहाँ पर ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी करी और उसमें जिस तरीके से एग्रीमेंट को साइन करा दिया ट्रंप के साथ, उसकी वजह से ट्रंप बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए और पूरे देश दुनिया में भी इनके बहुत अच्छे, इनका इमेज बहुत अच्छा बना। हम इसके ऊपर चर्चा भी कर रहे थे जब ईरान वॉर चल रही थी कि भाई जेडी वांस की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें, और इसी एफर्ट्स की वजह से शायद उनको काफ़ी बढ़त मिल सकती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। और क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि हाँ मैं भाई बनना चाहता हूँ प्रेसिडेंट, तो इस वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो साफ दिखाई दिया। इवन जारेड कुशनर और उनके साथ में स्टीव विटकॉफ, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं जेडी वांस की बड़ी तारीफ करी, जिस तरीके से ईरान के मैटर को उन्होंने रिजॉल्व किया, जिस तरीके से ईरान के मैटर को बहुत अच्छे से सुलझाया। तो जेडी वांस को एक रीजनेबल व्यक्ति के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मार्को रूबियो से एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया। मार्को रूबियो को लगा कि ईरान का जो पूरा अग्रीमेंट है, ये वॉर इतना बढ़ चुका है, आपने अयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया, तो ईरान आपसे चर्चा भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा। तो मार्को रूबियो को ही डेलीगेशन में भेजा जा रहा था, लेकिन मार्को रूबियो को लगा कि यार अगर मैं इस डेलीगेशन के अंदर जाऊंगा और वहाँ ईरान से बात करूंगा, अगर ये टॉक्स फेल हो गए, अगर वो लोग नहीं माने, हमारी बेइज्जती हो गई कहीं ना कहीं, तो मेरा पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म हो जाएगा, ये करियर एंडिंग ब्लो होगा मेरे लिए, और मेरा करियर ना ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं आई विल रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग। तो उन्होंने डेलीगेशन में जाने से ही मना कर दिया, एंड दिस वॉज दी
दिस इज सेट द बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन ऑफ मार्को रूबियो, और यहीं पर जेडी वांस ने सारी बाजियां मार ली। दूसरी बाजी उन्होंने मारी जो उन्होंने अपना मेमोयर पब्लिक किया, दैट इज कम्युनियन। इसका नाम ही कम्युनियन रखा, फाइंडिंग माई वे टू बैक टू फेथ। अब आप समझिए कि इन्होंने इस तरीके से कैसे बहुत ह्यूज मास को अपने से जोड़ने की कोशिश करी, चाहे वो डेमोक्रेट का सपोर्टर हो चाहे वो रिपब्लिकन्स का सपोर्टर हो। वो जो ये पूरी मेमोयर इन्होंने लिखा, इसको मार्केट करने के लिए पूरी दुनिया में वो घूमे, और उससे उस दुनिया में जब वो घूमे उसमें ये बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, 33 इंटरव्यूज़ में दिखाई दिए। इनकी जो मीडिया अपीयरेंसेस थी वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पॉडकास्ट बहुत सारे किए, HBO पे आए, मतलब हर जगह जहाँ पर ये आ सकते थे, जहाँ पर इनको मौका मिला ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इससे इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ी, इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मार्को रूबियो एकदम सीन से ही गायब हो गए। और इसीलिए कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब सिर्फ जेडी वांस दिखते हैं एज अ बिग पर्सन। हालांकि मेरा ये मानना है कि रिपब्लिकन का जीतना 2028 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके कई सारे कारण है। एक तो ना एक्सटर्नल फैक्टर यूएस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि यूएस एक इमिग्रेंट्स की धरती है, इमिग्रेंट्स का देश है। उसमें अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग यूएस गए और यूएस की सिटीजनशिप हासिल करी और वहाँ पर रहते हैं, आज वो वोटर्स हैं यूएस के। लेकिन उनका सेंटिमेंट जो है वो बहुत, इट इज़ ह्यूजली ड्रिवन बाय देयर ओन कंट्री जहाँ के वो थे कभी, और इसीलिए बाहर के देशों का क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेकर के यूएस के इलेक्शन में उसका बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। इसीलिए आप देखो कि यूएस इलेक्शन जब हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा प्रेस कर रहे थे, इंडियंस मेरे भाई हैं, इंडिया से मेरी बड़ी अच्छी बनती है, उन्होंने बड़ा प्रेस किया। बहुत सारे देशों को इस तरीके से वो प्रेस कर रहे थे। उसके पीछे का कारण यही था कि वो ये वोट बैंक को केटर करना चाह रहे थे। हालांकि आपने देखा ट्रंप ने जीतते ही सबसे पहला हिट अगर किसी को किया, सबसे बड़ा धोखा किसी को किया तो वो भारत के साथ दिया, भारत के साथ किया, और भी सारे देशों के साथ उन्होंने धोखा किया। लेकिन कोशिश वही थी कि हम वोट बैंक को केटर कर पाएं। वही चीज़ एग्जैक्टली जेडी वांस यहाँ पर कर रहे हैं, और इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर यूएस इलेक्शन में होता है। बाहर इंडिया के इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता। इंडिया का इलेक्शन इज यूजली ड्रिवन बाय इट्स ओन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अपनी ही अंतर पॉलिटिक्स है। अगर आप जाओगे नॉर्थ में तो नॉर्थ की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट, साउथ में जाओगे बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स अपनी है, लेकिन डोमेस्टिक केस में एक्सटर्नल फैक्टर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बहुत सीरियसली लेता भी नहीं। अब कोई बाहर का नेता आ जाए भारत में और मान लीजिए ट्रंप ही आ जाए या कोई भी नेता आ जाए भारत में और किसी कैंडिडेट का वो प्रचार कर दे, तो उससे लोगों को कोई बहुत 2 दिन के लिए हो सकता है उसको खूब मीडिया में छप जाए, खूब आ जाए, लेकिन लोगों के ऊपर उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और वो पड़ेगा भी नहीं क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यूएस की पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा असर पड़ जाता है, और इसीलिए क्योंकि वो इमिग्रेंट्स का देश है तो इसलिए ये असर आपको दिखाई देता है। तो अगर वो सब हम फैक्टर्स कैलकुलेट करें तो जितना ट्रंप ने अपना बर्बाद कर दिया है फॉरेन पॉलिसी को, और बाकी के देश जितना नेगेटिव हो गए हैं ट्रंप के लिए, ट्रंप के एलाइज उनके लिए इतना नेगेटिव हो गए हैं, यूरोपियंस नेगेटिव हैं, जापान जो कि उनका ऑल टाइम एलाई हुआ करता था वो नेगेटिव हो गया, ताइवान नेगेटिव हो गया, तो बाकी के देशों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। जो दुश्मन है वो तो है ही दुश्मन, जो एलाइज थे वो भी दुश्मन हो गए। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा रिपब्लिकन्स को आने वाले कुछ इलेक्शंस तो भुगतना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्शन तो भुगतेंगे, हो सकता है उसके नेक्स्ट भी इलेक्शन भुगत जाएं। और डेमोक्रेट्स ने एकदम, आप देखिए, शांति से चीज़ों को, अब ये बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो पूरा इशू हुआ इसमें डेमोक्रेट्स ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। वो ना ही इधर की बात करी ना ही उधर की बात करी, एकदम बीच का रास्ता, न्यूट्रलिटी बिल्कुल, कि भाई जितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनका क्या होगा यार, उनको तो कम से कम उनके बारे में तो सोचो, क्योंकि उनको पता है कि उनको अगर हम उनकी बात करेंगे तो उनको अगर सिटीजनशिप मिलती है तो वो डेमोक्रेट्स को ही वोट करेंगे। वो लोग जो चाहते हैं सिटीजनशिप हो जाए वो मोटिवेट करेंगे अपने लोगों को कि भाई डेमोक्रेट्स को वोट दो। तो ये बहुत ही स्मार्ट गेम वहाँ पर डेमोक्रेट्स का चल रहा है, और रिपब्लिकन्स कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।